हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, हमने फर्स्ट जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था उसमें क्या किया था। अगर एफ नेट जीरो हो जाए तो हमारा ए नेट जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। और ये जीरो हो जाता है तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहती है। ठीक है, ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था कि फोर्सेज होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये था सेकेंड लॉ। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, जो हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी ना, उसमें जो फोर्स, उसमें क्या दिखाया गया कि जो फोर्स है कभी भी नेवर अकर्स इन सिंगल इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर में फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता। मान लिया कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ए और बी, मान लिया दो बॉडीज हैं। अगर ये उसके ऊपर एक्ट कर रही है तो बॉडी बी भी उसके ऊपर एक्ट करेगी। मतलब सिंगल फोर्स कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक्ट करेगी। यानी जो पेयर जो फोर्स होता है वो हमेशा अक्कर करता है किसमें, पेयर्स में। ठीक है, तो फोर्स ऑलवेज अक्कर्स इन पेयर। ठीक है, यानी इन पेयर, यानी जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में अकर्स करते हैं कि अगर बॉडी ए उसके ऊपर एक्ट कर रही है तो बॉडी बी भी उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, तो यही चीज बताई थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि अगर मान लिया एक बॉडी इसके ऊपर एक्ट कर रही है तो बॉडी बी भी इसके ऊपर एक्ट करेगी। और इसमें जो ये दिखाया था, ये न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में दिखाया एक डेफिनेशन से। और वो डेफिनेशन क्या है, देखो, टू एवरी एक्शन, जिसको हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ का नाम दिया गया, टू एवरी एक्शन देर आर देर इज ऑलवेज देर इज ऑलवेज an equal and opposite reaction। ठीक है, ये जो दी गई ना, ये जो हमने बाद में ये कॉन्सेप्ट आया, ये बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ ने अपनी इस डेफिनेशन में दिया, जिसको नाम दिया गया न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज थर्ड। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये दिया गया कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लिया हम किसी वॉल को पुश करते हैं तो देखो, अगर हम हैंड से पुश करते हैं तो हमारे हैंड पे थोड़ा फोर्स लगता है। ठीक है, अगर हम वॉल को फोर्स करें तो वॉल भी हमारे हैंड को क्या कर रही है, फोर्स कर रही है। तो यही हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थी। ठीक है, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्लियर की गई, ठीक है, डिफाइन की गई। उसके बाद देखो, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है ना, फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे मान लिया, फर्स्ट देखो, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अक्कर ऑन डिफरेंट बॉडी। देखो वो कैसे होगा मैं बताऊंगी। ऑलवेज अक्कर इन डिफरेंट बॉडी। देखो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। देखो, मान लिया कि जैसे हमें ऐसे स्ट्रिंग्स में एक, जैसे ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे एक मास रख दिया, मान लिया 5 किलोग्राम का कोई भी। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए क्या इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि मान लिया इसके ऊपर नॉर्मल एक्ट कर रहा है और इसका वेट नीचे की ओर 5g है, mg होता है ना वेट, तो 5g। अब मान लिया इसमें पूछा जाए कि क्या इसके ऊपर जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट नहीं करता, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं हमेशा डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब देखो, इसमें बॉडी सिर्फ हमारे पास एक ही है, मास। अब इसी के ऊपर तो ये हो गया एक्शन, इसी के ऊपर ये क्या हो गया, रिएक्शन। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम में रखे हो तो एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा ये, क्योंकि
एक सेम बॉडी के अंदर हो गया। और हमारा जो एक्शन एंड रिएक्शन है यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या कहता है कि हमेशा जो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन, वो ऑलवेज अकर इन डिफरेंट बॉडी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम अपने हैंड से वॉल को पुश करें, ठीक है, तो जो हम फोर्स वॉल के ऊपर लगाएंगे, दो बॉडीज होगी ना अलग अलग, हम और क्या होगी, वॉल और एक पर्सन, ठीक है, वो दोनों अलग अलग बॉडीज होगी, अलग अलग बॉडीज अलग अलग फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो वो एक्शन एंड रिएक्शन होगा, ये एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। दूसरा ये था ना, एक्शन रिएक्शन, जो एक्शन रिएक्शन होता है, पेयर आर ऑफ सेम नेचर। देखो इसका क्या मतलब है, आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है, ये देखो सेम नेचर, ये आया कि जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए। इसका मतलब क्या, जैसे हम मान लिया, जैसे हम वॉल के ऊपर, देखो वॉल भी कहाँ है हमारी, अर्थ के सरफेस पर, और हम भी कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे, तो देखो सेम नेचर हो गया ना फोर्स का, ठीक है, तो हम सेम नेचर के अकॉर्डिंग, जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो सेम नेचर के होने चाहिए, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक हमने काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग फोर्स लगा दिया और एक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग फोर्स का नेचर नहीं रहना, फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, सेम। ये था सेकंड, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड इज force always exist in pair, force always exist in pair, यानी जो फोर्स है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। पेयर में मतलब जैसे हम अगर, ठीक है, अगर ए बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, यानी ये हो गया पेयर, कि सिर्फ ए बॉडी इसके ऊपर ही नहीं लगाएगी, बी बॉडी भी इसके ऊपर, तो पेयर में फोर्स लग गया ना। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर के अंदर, ठीक है। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के जो मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अब देखो जो न्यूटन थर्ड लॉ और जो न्यूटन सेकंड और जो थर्ड लॉ था ना, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ने दोनों ने मिलकर, दोनों लॉज को मिलाकर उन्होंने एक कॉन्सिक्वेंसेस दी, जिसमें क्या आया हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी जो हमारा कंजर्वेशन, मोमेंटम का कंजर्वेशन आया इन दोनों लॉज को मिलाकर। देखो जो हमारा सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये हमारा क्या था, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। और थर्ड लॉ क्या होता है, एफ ए बी, अगर कोई फोर्स ए बी के ऊपर लग रहा है तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा बी ए के, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी ये ऐसे आया था। ये जो इन दोनों लॉज को मिलाकर कॉन्सिक्वेंसेस आई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों लॉज को। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेकर बताएंगे कि कैसे हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया, ठीक है, ये बताएंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान लिया जैसे हम एक बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, गन से, मान लिया हमारे पास ये कोई गन है, ठीक है, ये गन मान लिया कोई भी, और हम इसको फायर, इसके अंदर से बुलेट को फायर करेंगे, ठीक है। अगर जो फोर्स है ना ऑन दी बुलेट के ऊपर, जो बुलेट आया, जो गन है ना बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी वो मान लेते हैं एफ, और जो बुलेट है वो गन के ऊपर फोर्स लगाएगी वो मान लेते हैं माइनस एफ। अब देखो इसका कैसे एग्जांपल होगा, जैसे कोई भी जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो देखो शोल्डर पे गन रख के करते हैं, इसका ये थर्ड लॉ ऑफ का एग्जांपल है। देखो जैसे ही वो शोल्डर पे रखते, जैसे ही वो बुलेट फायर करते हैं ना, तो उनका जो शोल्जर्स है, जो शोल्डर्स है, जो उनका शोल्डर है वो पीछे की ओर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो गन को फायर करते हैं, जो उनका शोल्डर है वो बैक साइड में थोड़ा खिसक जाता है, थोड़ा पीछे की ओर हो जाता है। यही थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन हुई। देखो
जब जैसे ही गन को फायर किया, बुलेट को फायर किया, तो गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया F, ठीक है। गन ने फोर्स लगाया, गन फोर्स ऑन बुलेट, वो क्या आई F, ठीक है। गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया F, और बुलेट ने गन के ऊपर लगाया, बुलेट फोर्स ऑन गन, उसने क्या लगाया -F, क्योंकि उसने पीछे की ओर किया उसको, ठीक है। तो उसने क्या लगाया -F। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द टू फोर्सेज एक्ट फॉर कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा, जब ये दोनों फोर्स हुए, एक मान लिया कॉमन इंटरवल डेल्टा टाइम t के अंदर हुए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ये तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एट डेल्टा टाइम, तो एफ डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, जो एफ डेल्टा टी हो गया ना, वो क्या आया, चेंज इन मोमेंटम, किसका, बुलेट का, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट है एफ डेल्टा टी, और माइनस का एफ डेल्टा टी किसका आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, क्योंकि उसने उसको पीछे की ओर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो एफ डेल्टा टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, और माइनस का एफ डेल्टा टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। अब जो एफ डेल्टा टी क्यों है, क्योंकि जो फोर्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम ऐसे एफ डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड जो सेकंड लॉ से ये आया है, थर्ड लॉ से ये आ गया था, ठीक है। ठीक है, इतना dp बाई dt। अब देखो, जो चेंज ऑफ, जो ये बुलेट था, इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन गन के इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि मोमेंटम है, बेशक गन और बुलेट का है, लेकिन है तो नेगेटिव में मोमेंटम, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। दोनों फोर्स को, दोनों जो न्यूटन्स लॉ थे, सेकंड एंड थर्ड लॉ, दोनों को एडअप करके ये कॉन्सिक्वेंसेज आई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं, द टोटल मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system of interacting particle is conserved, ठीक है, is conserved, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, इंटरेक्टिंग पार्टिकल का, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। यही जो इन दोनों लॉ से यही कंक्लूजन निकला कि टोटल जो चेंज इन कंजर्वेशन है, जो टोटल मोमेंटम है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। अब देखो, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, उसमें मैंने आपको स्ट्रिंग्स के एग्जांपल करवाए थे। आज जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसमें कुछ पुली के एग्जांपल करवाते हैं। पुलिस एग्जांपल ऑन पुलिस, ठीक है। देखो, मान लिया ये कोई स्ट्रिंग्स है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पुली जो है टाई कर रखी है, इस तरीके से है कुछ, ठीक है। इसका मास हम मान लेते हैं कितना है, 3 kg मान लेते हैं, है ना।
और इसका मास हम कितना मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, 3 और 1 kg मान लेते हैं, दो जो पुली है, जो स्ट्रिंग, जो मास है, ठीक है, दो मास मान लेते हैं कि इस पुली से हैंग किए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगी पुली और बोलेंगे कि फाइंड एक्सेलरेशन, ए फाइंड आउट करना है इसमें। सेम वही न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ये मान लिया कोई भी पुली होगी। ठीक है, पहले इसका बनाते हैं। ठीक है, मान लिया इसके ऊपर टेंशन ऐसे एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम दी पॉइंट होता है ना टेंशन, इसके ऊपर आप पुली सेम है तो इसके ऊपर भी टेंशन सेम रहेगा टी। ठीक है, इसके ऊपर टेंशन टी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा चेंज, टेंशन 2t, है ना, क्योंकि जब इसके ऊपर टी एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी टी एक्ट कर रहा है, तो दोनों का मिलाकर ऊपर टेंशन कितना आ जाएगा 2t। ठीक है, 2t टेंशन आ जाएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मान लिया 3g मास है, इसके ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 3g, और इसके ऊपर टेंशन टी। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम था। इसका फ्री बॉडी डायग्राम रखें, ये कोई मास है, इसका टेंशन ऊपर की ओर और इसका नीचे की ओर 1g आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये मान लिया कोई भी मास है। ठीक है, ये भी मास मान लेते। अब देखो, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो ये जो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, अब देखो ये जो मास है ज़्यादा है, अब ये मास ज़्यादा तो इसको ऊपर की ओर खींचेगी ऐसे, यानी ये वाला वेट ऊपर की ओर जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की ओर, है ना, और ये आएगी नीचे की ओर, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की ओर, है ना। ये इसको क्या करेगी, खींचेगी स्ट्रिंग्स। ठीक है, और ये इसको नीचे की ओर लेके आएगी और ये जाएगा ऊपर की ओर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की ओर, और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की ओर। ठीक है, अब जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस ऑब्जेक्ट को उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3g माइनस टी। इसमें ये पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, इसलिए ये वाली चीज पॉजिटिव। और ये इसमें क्या, देखो 3g माइनस टी इज इक्वल टू वेट, ये कितना है 3g, यानी कितना होता है ma यानी 3a। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस ए, यानी इस वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और इसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, g माइनस का t माइनस का g। ये सेकंड, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, t माइनस का g इज इक्वल टू ma, मास कितना है 1 ओनली a। इन दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 2g इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2g/4, यानी g/2। ठीक है, ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो जो पुली के एग्जाम्पल है वो इस तरीके से यूज करेंगे। देखो ये एक सेकंड लेके दिखाती हूँ, सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल, मान लिया ये कोई स्ट्रिंग्स है, ये कोई स्ट्रिंग्स मान ली हमने। ठीक है, इसके ऊपर मास रख दिया 5 किलोग्राम का। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल एक्ट करेगा ना, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई पुली है, इससे ये कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है इससे, फिर ये पुली आई नीचे की ओर, इससे हमारा मास है 10 किलोग्राम का, इस पे 10 किलोग्राम वेट है। ठीक है, ये होगी, ये इस स्ट्रिंग से पुली बंधी हुई है। ठीक है, ये 5 किलोग्राम का वेट है। अब देखो ये 10 किलोग्राम का वेट है, ये इसको इधर खींचेगा, यानी इस मास का जो टेंशन है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ये आ जाएगा, ये होता है ना। अब एक्सेलरेशन इस पॉइंट का कहाँ होगा, इस तरफ। अब ये भी इस नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका भी, इसका टेंशन देखो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ये आ जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नीचे की ओर, है ना, क्योंकि इसको नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखो इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन रखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसमें ऐसे हो जाएगा ना 10g, और इसका 5g आ जाएगा अगर रखेंगे तो।
ये आ जाएगा 5G। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कुछ इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये होगा ना, मान लिया कोई मास है m, इसका ऊपर की ओर टेंशन T और नीचे की ओर 10G, और ये आ जाएगा कोई भी मास, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये आ जाएगा मान लिया ऊपर की ओर नॉर्मल, और ये आ जाएगा 5G। ये फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा ये, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, अब देखो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो इसको लेंगे पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा g माइनस का t। अब इसमें 10G ठीक है, तो ये आ जाएगा 10G माइनस का t इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा m a, क्योंकि फोर्स जो नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m a होता है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, वही इसमें यूज किया था जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल टू m a। इसमें जो नेट फोर्स होता है F, जो ये इसमें जो नेट फोर्स यही है ना, टेंशन और जो मास, ये जो m a है और इसमें जो टोटल फोर्स टेंशन है, तो वही यूज किया F नेट इज इक्वल टू m a, और मास इसमें 3 था इस, और ऐसा इसमें क्या है कि जो F इज इक्वल टू m a है तो नेट फोर्स कितना है 10G माइनस का t, ये टेंशन इज इक्वल टू m a, मास कितना है 10 यानी 10a, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड की इसमें सिर्फ टेंशन फोर्स है और वो टेंशन है वो किसके इक्वल, t इज इक्वल टू 5a, ये आ जाएगा 5a। ठीक है, अब इस t की जगह अगर हम 5a रख दें तो ये आ जाएगा 10G माइनस का 5a इज इक्वल टू 10a, तो 10G इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 15a, और a की वैल्यू अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 10G बाय 15, और इसको कट करके रेशियो में इसका जो एक्सेलरेशन है वो आ जाए। ठीक है, जो इस टाइप के पुलीज के जो न्यूमेरिकल है वो न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके सोल्व होंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व होंगे। अब थर्ड जो, अब देखो एक मूवेबल पुली का एग्जांपल करवा देते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मूवेबल पुली, मान लिया ये स्ट्रिंग्स है और ये स्ट्रिंग्स है, 2 स्ट्रिंग्स होगी। ठीक है, इसके ऊपर हमने वेट है 5 kg मान रखा है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से पुली है और ये इस टाइप से पुली टाई कर रखी है इससे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पुली है जो ऐसे टाई कर रखी है, ये इस टाइप से मान लेते हैं। ठीक है, और ये इस मास से ऐसे कर रखी है। ठीक है, बांध रखी इस मास से इस टाइप से। ठीक है, और ये फिर एक स्ट्रिंग से बाइंड है, इस टाइप का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इस पे फोर्स टेंशन T, इस पे भी T अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इस पे कितना आ जाएगा 2T, ये आ जाएगा 2T टेंशन, क्योंकि इस पे T तो इस पे टोटल कितना आ जाएगा 2T, और यहाँ पे भी फिर एक मास है कितना है 2 किलोग्राम का। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब देखो ये वाली क्या है, मूवेबल पुली, ये मूवेबल पुली है। ठीक है, और ये क्या है टाई, क्योंकि ये तो हिल नहीं सकती ना, ये तो बांध रखी है इस स्ट्रिंग से। ठीक है, तो ये क्या है मूवेबल पुली। अब देखो मान लिया ये पुली मूवेबल है, जैसे ही ये मूव करेगी मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, पुली का एक्सेलरेशन चाहिए हमें। ये पुली है, ये हमें चाहिए AP का, पुली का एक्सेलरेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या एग्जांपल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है पुली के एक्सेलरेशन के लिए, A1 प्लस A2 बाय 2, ये होता है। ठीक है, मान लिया A1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका तो 0 है, A1 का कितना है ये वाला, मान लिया इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो, मान लिया नीचे की ओर है ये वाला, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका भी नीचे की ओर है, ये रहा, इसका भी नीचे की ओर होगा एक्सेलरेशन, इसका भी नीचे की ओर, और A1 मान लिया ये है, ये वाला मान लिया एक्सेलरेशन A1, ये मान लिया A2। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये तो मूव कर ही नहीं सकता। इसका एक्सेलरेशन 0 है और इसका कितना है -A1, तो AP का निकालेंगे तो A1 कितना है -A1,
ठीक है, माइनस ए प्लस A2 कितना है, ये मान लिया 0, ये वाला ए, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग से बाइंड है, बाय 2, यानी कितना आ जाएगा -A/2। तो और AP का भी, क्योंकि ये पुली जो है ये भी नीचे की ओर है, ये भी तो नेगेटिव है, ये रहा, तो एक्सेलरेशन जो पुली का है वो भी तो नेगेटिव है नीचे की ओर। ठीक है, तो ये -AP इज इक्वल टू -A/2, तो AP इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, A/2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका एक्सेलरेशन 2A माने तो इसका जो एक्सेलरेशन पुली का है वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी A। अगर इसका मान लिया कि हमने इसको कंसिडर कर लिया, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से करें कि अगर हमने इसका मान लिया 2 एक्सेलरेशन 2 मानेंगे तो हम इसका 1 एक्सेलरेशन मानेंगे पुली का, क्योंकि इसका हाफ होता है। ठीक है, तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वो जो इससे हाफ होगा, जो ये स्ट्रिंग्स होगी इससे हाफ होगा, मान ले किसी से बाइंड है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो पुली के एक्सेलरेशन से डबल होगा, यानी पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो हाफ होगा, तो AP इज इक्वल टू A/2। तो इसकी इक्वेशन रखें तो ये कितना आ जाएगा 2G, क्योंकि नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी 2G माइनस का ऊपर की ओर कितना है 2T टेंशन इज इक्वल टू MA, M मतलब 2A। तो इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ठीक है, और इसका टेंशन कितना है 5 × M × A, क्योंकि इसमें और तो कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ टेंशन ही है, इसमें ये टेंशन है तो और तो कोई फोर्स है नहीं, तो T इज इक्वल टू MA, M कितना है 5 और ये 2, तो कितना है 5 × 2A, यानी ये आ जाएगा 10A। ठीक है, ये आ जाएगा 10। अब देखो ये आ जाएगा 10, T इज इक्वल टू 5 × 2A। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 2T आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली एज इट इज रहेगी, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2T लाने के लिए। ठीक है, तो 2G माइनस का 2T इज इक्वल टू 2A, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20A। ठीक है, और इसको जब कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2G इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22A। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा 1/11, G/11 ले लें, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो मूवेबल पुलीज होती हैं उनमें जो एक्सेलरेशन पुली का एक्सेलरेशन है वो इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लिया ये स्ट्रिंग्स है, ये कोई भी स्ट्रिंग्स ले ली, ठीक है, इसके ऊपर मास ले लिया 2 किलोग्राम का। ठीक है, और यहाँ पे एक पुली ले ली जो ऐसे बाइंड है। ठीक है, ये इससे इस तरीके से, ठीक है, ये इससे वेट, ठीक है, ये मास बाइंड है इससे, और ये फिर पुली इससे भी एक मास बाइंड है। ठीक है, ये मास कोई भी बाइंड नहीं, ठीक है, बाइंड है ये मास इससे, और ये वाली तो फिक्स्ड होगी ना, क्योंकि क्या है टाई है, इससे स्ट्रिंग से टाई हुई है। ठीक है, फिक्स्ड होगी, और ये नीचे की ओर कितना आ जाएगा mg। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर टेंशन T अवे फ्रॉम द पॉइंट, इसके ऊपर टेंशन T। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टेंशन 2T, क्योंकि इन दोनों का एडअप हो, यहाँ पे 2T आ जाएगा ना टेंशन। ठीक है, इसका टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ये हो जाएगा। अब देखो इसमें भी हमें इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ वेट है, इसको खींचेगा इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, अब ये मूवेबल पुली है तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, तो AP अगर फाइंड आउट करें तो A1 प्लस A2/2 हो जाएगा। अब A1 ये है, इसका एक्सेलरेशन क्या है A, क्योंकि मूवेबल पुली का निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है A1 का A, और ये फिक्स्ड है सेकंड पुली, सेकंड पुली का एक्सेलरेशन क्या है फिक्स्ड, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0/2। तो जो मूवेबल पुली है उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया A/2। इसका मतलब क्या हुआ हाफ, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हम कितना लें 2A,
इसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाए मतलब a, तो इसका एक्सेलरेशन हमें 2a लेना पड़ेगा, तब जो मूवेबल पुली है उसका जो एक्सेलरेशन है वो हाफ हो जाए, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो AP जो मूवेबल पुली है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हाफ। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, mg माइनस का t, ये होगी इक्वेशन, इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए, एम कितना है m और 2a, तो 2m में हो जाएगा 2ma, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2t, ये हो जाएगा, टेंशन इस तरफ, फोर्स तो सिर्फ एक ही है, तो और एक्सेलरेशन इसी साइड है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो 2t और माइनस का कितना आ जाएगा 2t, माइनस नहीं सॉरी, और तो है ही नहीं ना फोर्स, तो 2t इज इक्वल टू 2, ये तो 2ma, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2ma, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मास इसमें 2 है ना, और मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 2m आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये t, यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा mg माइनस का 2mg माइनस का 2t इज इक्वल टू 4ma, और ये कितना आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 2ma, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं जरूरत। ठीक है, ये थर्ड नाम दे देते हैं इसको, ये फोर्थ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2mg इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 6ma, m से m गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो जो पुली के एग्जाम्पल हैं पुलिस के, वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, जो फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, और फ्रिक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।